अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 27 जून 2022 है। हफ्ते का पहला दिन और प्रोबेबली मैं जो आउटिंग कर रहा हूँ उसका उसका आज आखिरी दिन होगा। कल हम यहाँ जहाज़ बांडा के थल से जो कुमराट वैली के रास्ते में आता है, वहाँ एक छोटा सा हादसा हो गया। उस हादसे की वजह से मैं वहाँ जहाज़ बांडा स्टे नहीं कर सका, तो वापसी उसी होटल पे आ गया जहाँ कल मैंने वीडियो बनाई थी। खैर, ये मेरी पर्सनल चीज़ें थी। इस हवाले से मैं एक वीलॉग बनाने का इरादा रख रहा हूँ। पूरी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह की है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं एक पूरा वीलॉग, पूरे अपने टूर का एक वीलॉग बना के आपके साथ आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर वो अपलोड कर दूंगा। क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं। कल जब मैंने कूकॉइन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म को थोड़ा डिस्कस किया, तो आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म में जब हम अपने टोकन्स को लैंड कर देते हैं तो उसको हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपल तरीका है, अर्न के पेज पे आके लैंडिंग पे आना है। लैंडिंग पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे माई लैंडिंग शो हो रही होगी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो जो टोकन लैंड किया होगा कूकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो इधर आपकी लिस्ट में आ जाएगा। मेरे यहाँ सारी टोकन्स की लिस्ट है, लेकिन मैंने चूंकि सिर्फ यूएसडीटी लैंड किया था, उसकी व्यू डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे आपके यूएसडीटी की लैंडिंग की सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपको मेरी शायद पिक्चर की वजह से नजर ना आ रहा हो, यहाँ ऊपर कैंसिल का बटन बना होगा, ये वाला शायद अब आपको नजर आ रहा होगा। इस कैंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो फंड्स हैं जो आपने लैंडिंग पे लिस्टिंग पे किए हुए थे वो आपके अकाउंट में दोबारा क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, जो कूकॉइन का अर्न प्रोग्राम है, इसके अंदर सिर्फ लैंडिंग नहीं है, इसके अंदर कूकॉइन अर्न प्रोग्राम है। इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा, कूकॉइन का एक स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट है। स्पॉटलाइट बिल्कुल जैसे कि मेरा ख्याल है रजा शाहद ने आपको गाइड भी किया था, स्पॉटलाइट एक तरह का लॉन्च पैड है। जब कभी कूकॉइन में नए टोकन्स की लिस्टिंग होनी होती है तो वो स्पॉटलाइट में आती है। स्पॉटलाइट में ये है कि आप उन टोकन्स की फार्मिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इथीरियम का टोकन है तो वो टोकन ने जब इधर स्पॉटलाइट में अपनी लिस्टिंग करवानी होती है तो वो जो टोकन के डेवलपर्स हैं, ऑनर्स हैं, वो स्पॉटलाइट में आप जैसे यूजर्स को कहेंगे कि आप इथेरियम या और वो वाला टोकन जिनकी उन्होंने फंड रेजिंग करनी है, वो अब हमें टोकन दे। बदले में वो आपको अपना टोकन जो है सस्ते दामों देंगे, यानी आप उसकी स्टेकिंग करते हैं। तो वो स्टेकिंग पीरियड जब खत्म होता है तो उसके बाद उसकी बाकायदा लिस्टिंग होती है। जब लिस्टिंग होती है तो जितने टोकन आपने स्टेकिंग में या यील्डिंग में अर्न किए होते हैं, अपने टोकन्स को स्टेक पे रख के, मेन टोकन्स को इथेरियम या जो जो टोकन उनको मेन चाहिए, तो उस पे आपको अच्छा खासा 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम प्रॉफिट होता है। तो ये बड़ा तकरीबन हर एक्सचेंज में अवेलेबल है। आप कोई भी एक्सचेंज यूज करते हैं, कोशिश करें वहां पे उनके लॉन्च पैड को क्लोजली वॉच करें। ये लॉन्च पैड जो है एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है, खसूसन उस सूरत में अगर आपने इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अपने फंड्स को सेव रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी केसीएस। इसी अर्न पेज के अंदर केसीएस बोनस है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो मैंने खुद कूकॉइन के अपने टोकन 100 के करीब मैंने टोकन बाय किए थे और उसको मैंने स्टेक पे लगा दिया। स्टेक पे क्या लगा दिया, मैंने उसको होल्ड किया हुआ था। तो होल्ड करके अगर आपने भी केसीएस टोकन कूकॉइन का बाय किया है, मैंने क्यों बाय किया, मैं समझ रहा था कि जिस तरह बाइनांस का जो बीएनबी है उसकी एकदम प्राइस जो है $6-7 से एकदम $600 पे चलेगी। तो जिस जिस बंदे ने बाइनांस का बीएनबी टोकन पकड़ा था उसको तो बहुत प्रॉफिट हुआ। तो मैं सोच रहा था कि यार कूकॉइन एक बड़ा इमर्जिंग टोकन है। जो ग्लोबल क्रिप्टो अवार्ड्स हैं, वो अवार्ड विनिंग एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो क्यों ना इसके टोकन्स भी लेके रखें। तो मैंने इसके 100 टोकन जो थे वो ले लिए। जब मैंने खरीदे थे उस वक्त तो हाईएस्ट प्राइस थी, लेकिन अभी तो अच्छे खासे डाउन है। तो अगर तो आपने केसीएस टोकन खरीदे नहीं है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रिस्क इसमें लेना चाहें, रिस्क लेना चाहें तो आप टोकन ले लें। और जैसे ही आप टोकन ले लेंगे लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, उसको आप यहाँ पे अर्न पे आके केसीएस बोनस पे यहाँ आप कर दें। जितने आपके अकाउंट में केसीएस का बैलेंस होगा उसके बदले आपको ये मेरा ख्याल है डेली के डेली रिवॉर्ड देते हैं। अभी मेरे पास जो 100 के करीब केसीएस टोकन पड़े हैं, उसके बदले मैंने जो अर्न किया है 1.67 केसीएस टोकन अभी तक मैंने अर्न कर लिया टोटल, जिसकी $18 प्राइस बनती है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपने केसीएस टोकन लिए हैं तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है कूकॉइन पूल। ये अगर आप माइनिंग वगैरह करते हैं, माइनिंग में इंटरेस्टेड है, तो कूकॉइन का अपना भी एक माइनिंग पूल है। ये जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं ये सब अपना अपना, मोस्टली जो पॉपुलर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो माइनिंग पूल भी अपने सेटअप करके रखे हुए हैं, ताकि उनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो अपने जो
माइनिंग पूल हैं उनके ज़रिए वो प्रोसेस करवाएं। अच्छा, माइनिंग पूल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? अगर आप इंडिविजुअली माइनिंग करते हैं तो उसमें तो ये है ना, आपको पता है जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस माइनिंग होती है उसमें तो वो तो एक लकी ड्रा है। आपने माइनिंग मशीनें लगा दी हैं, आपको उस वक्त तक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक आपकी कोई ना कोई मशीन जो है ब्लॉक माइन नहीं कर लेती। अगर वो ब्लॉक माइन नहीं करती है, बेशक एक हफ्ता, एक महीना, एक साल आपकी मशीनें तो रनिंग में है, लेकिन जब तक उन्होंने कोई ब्लॉक माइन नहीं करना उस वक्त तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो दूसरे लफ्जों में आपकी बिजली जाया हो रही है। जबकि माइनिंग पूल में ये होता है कि आपके जितनी माइनिंग मशीनें हैं, एक है, दो है, उसके अगेंस्ट जितनी पावर है, जिसको हैश पावर बोलते हैं, उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। बेशक आप ही की मशीनें उस पूरे मेमोरी पूल में ब्लॉक माइन कर रही हैं। उसमें यह है कि मतलब ये आपने खुद बेनिफिट लेना है। बाकी जो KuCoin की दीगर दो ऑप्शंस हैं, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं। तो आज मंडे है, आपको पता है हर मंडे मैं बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट DCA कर रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से। अगर आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ स्मार्ट DCA कर रहे हैं, तो आज मंडे है, उनके सामने मैं दोबारा आपके सामने ये 100 USDT का BTC जो है वो बाय करने लगा हूँ। तो इसको मैं अपने ट्विटर पे पिछले 2 हफ्तों से, चूंकि ये मैंने स्टार्ट किया तो अपने ट्विटर, दो के पता नहीं 3 हफ्तों में, तो मेरा ये ऑर्डर जो है ये देख लें आपके सामने हिट हो गया। तो इस तरह आप ही अगर मेरे साथ स्मार्ट DCA कर रहे हैं तो आप भी खरीद सकते हैं BTC। अच्छा जी, बाइनांस का एक अगला फ्यूचर रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। मैं समझता हूँ क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। आई डोंट नो, चूंकि मार्केट थोड़ी बेरिश है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आया। बाइनांस ने इंस्टीट्यूशनल एक फीचर या इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज देने की अनाउंसमेंट किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका में स्पॉट ETF होता है, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ा बड़ा जो सरमायादार लोग हैं, उन्होंने जब बाइंग करनी होती है तो वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग करते हैं। तो वो ऐसी जगह से बाइंग करते हैं जिनको सस्ते दामों उनकी जो है उनको टोकन्स वगैरह मिलते हैं। तो बाइनांस ने वो सर्विसेज देने का आगाज किया है। उससे क्या होगा, देखिए, एक तो जो बाइनांस क्या सर्विसेज देगा, एग्जीक्यूशन, यानी जितनी भी आपने बाइंग करनी है, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर की करनी है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था इलॉन मस्क और ट्विटर की आपस में डील हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है मोर देन 45 बिलियन डॉलर की डील है। वो अभी तक डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई, क्योंकि 45 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, उस पर टाइम, इट टेक्स टाइम। इसी यही वजह है कि अभी तक ट्विटर जो है इलॉन मस्क के हाथ में नहीं गया। यही वजह है कि ट्विटर पे अभी तक आपको बिटकॉइन और डोज कॉइन नजर नहीं आ रहे। तो ये जो बाइनांस इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज अपनी शुरू कर रहा है, इससे क्या होगा कि इसी तरह के जो बड़े बड़े इदारे या अमीर लोग हैं दुनिया के, वो बाइनांस के जरिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, OTC सर्विसेज, ओवर द काउंटर, यानी ऐसी डील्स जिनका बराह रास्त इनकी जो अपनी चार्टिंग सिस्टम है, जो अपनी लिक्विडिटी है अलग से, वहां से नहीं, बल्कि ये OTC डील्स ऐसी होती हैं जो कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, तो वो बैंकक्रप्सी से पहले इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उनके एसेट्स को खरीदते हैं। वो जो एसेट्स इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं वो OTC डील्स के जरिए खरीदते हैं। तो बाइनांस इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में OTC सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फिर एसेट मैनेजमेंट, यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो खरीदारी करते हैं या अफराद हैं बड़े बड़े सरमाए रखने वाले, अगर वो चाहें तो बाइनांस की ये भी एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी ले सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनके पास दुनिया का ट्रिलियन ऑफ डॉलर का सरमाया पड़ा हुआ है। तो अगर बाइनांस भी ये सर्विसेज शुरू कर देता है तो इसका मतलब यह है कि बाइनांस भी एक बहुत बड़ी जाइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन सकता है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोग्राम के, अगर आप बाइनांस से ब्रोकरेज सर्विसेज लेके अपनी कोई एक्सचेंज शुरू करना चाहें तो बाइनांस इसमें भी इंटरेस्टेड है। लिक्विडिटी प्रोग्राम, ये बाकी वो सारी सर्विसेज है। और बाइनांस जो है दुनिया का इस वक्त टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे पिछले 24 घंटों पे 100 अरब डॉलर की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ऑन एवरेज रोज 100 अरब डॉलर की ट्रेडिंग होती है, और एनुअली देखा जाए तो 7.7 ट्रिलियन एक्सचेंज। तो ये ह्यूज सर्विसेज है, जिसका मैं समझ रहा था कि प्राइस पे अच्छा खासा, क्रिप्टो मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट होना चाहिए था। जैसे किसी स्पॉट ETF की अप्रूवल का होना चाहिए, इसी तरह ये इसका भी एक इम्पैक्ट होना चाहिए था। खैर, ये आने वाले वक्तों में लाजमी, जैसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी बाइनांस के जरिए, तो लाजमी इसका इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं क्रिप्टो मार्केट की जो अक्सर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं उसके फैक्टर्स को भी चाहता हूं कि आपको थोड़ा आगाह करूं। एक तो ये है ना कि जाहिर बात है जो ट्रेडर्स हैं वो प्राइस
को मूव करने का बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रेडर जब उस क्रिप्टो करेंसी में पैसा फेंकते हैं तो उसकी प्राइस पंप करती है, जब पैसा निकालते हैं तो प्राइस डंप करते हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर भी आप नजर रखें, खसूसन उन क्रिप्टो करेंसीज में जिसकी आप प्राइस को वॉच कर रहे हैं। नंबर वन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की हैश रेट या उसकी अगर वो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस है तो उसके स्टेकर्स की क्या तादाद है। यानी कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसके ये जो हैश रेट होती है ये एक्चुअली उस क्रिप्टो करेंसी के जो नेटवर्क सपोर्टर्स हैं उनकी एक तरह का सिग्नल होता है। जाहिर बात है, जितना हैश रेट हाई होता है इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क सपोर्टर्स हैं उस नेटवर्क के जो गार्डियंस हैं वो उतने ज्यादा हैं और उतना ज्यादा एतमाद है। तो हैश रेट सिग्नल देता है कि यार इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों का अच्छा खासा एतमाद है, हैश रेट के ज्यादा होना। तो इसका मतलब यह है हैश रेट ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं। इसी तरह अगर वो प्रूफ ऑफ स्टेक है तो अगर किसी के जो स्टेकर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो, अक्सर आप प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी अगर आप सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करते हैं तो उनके ट्विटर अकाउंट से बताया जाता है जी हम ऑल टाइम अपनी स्टेकिंग नोट्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं, हमारे पास स्टेकर्स की इतनी बड़ी तादाद आ गई है। तो ये भी प्राइस को मूवमेंट करने का बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जिस क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आए दिन कोई ना कोई इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। वो इवेंट्स जो हैं कोई पार्टी मीटिंग्स भी हो सकती हैं, वो इवेंट्स जो हैं ये भी हो सकते हैं कोई मतलब उसकी अपग्रेडेशन वगैरह होनी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है उसने अपने ब्लॉकचेन अपने प्रोटोकॉल को अपग्रेड करना है तो आपने उसको भी क्लोजली वॉच करना है ताकि आप उस अपग्रेड से पहले पहले अगर उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो ओबियसली अपग्रेड के बाद उसकी प्राइस में लाजमी पंप आता है, क्योंकि नया फोमो होता है उस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं क्योंकि उसके फंडामेंटल्स डेवलप होते हैं। तो आपने उसको वॉच करना है। अच्छा, दूसरा किस्म का इवेंट जो है वो प्राइस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, यानी हैकिंग। अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी आपकी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उस हवाले से अगर कोई सोशल मीडिया पे शोर करता है कि यार इसके प्रोटोकॉल में ये फलां फलां मसला है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये फलां फलां चीज़ें हैं जो कि हैकिंग का सबब बन सकती हैं, तो इट इज़ द टाइम आप उससे बाहर निकल सकते हैं। या अगर हैकिंग का नहीं है तो उसके वैसे जो उसने फंडामेंटल या अपना बिजनेस डिज़ाइन दिया हुआ है उसके मुतल्लिक अगर कोई बंदा रिपोर्ट करता है कि भाई इसमें फ्लॉ है, ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लैप्स हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेरा लूना के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से एक्सपर्ट्स थे जो अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे थे कि ये किसी ना किसी वक्त अपने डेथ स्पाइरल में आ सकता है और ये टेरा लूना क्रैश हो सकता है। लेकिन उस वक्त कम्युनिटी उस उन उन एक्सपर्ट्स को नहीं सुन रही थी बल्कि पैसे पे पैसा फेंके जा रही थी। तो जब आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उस क्रिप्टो करेंसी के जो रोल्स है, इवन जो उसकी मैनेजमेंट है उनकी, यानी क्रिप्टो करेंसी के साथ अटैच जो पर्सनैलिटीज हैं, उसके साथ अटैच पर्सनैलिटीज उनकी के ऊपर नजर रखना भी बहुत जरूरी है कि उनकी पोजीशनिंग से भी बहुत ज्यादा प्राइस पे इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का जो ऑनर है अगर उसको कोई अरेस्ट कर लेता है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में और, तो उसकी वजह से प्राइस डंप हो सकती है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ जाती है जो क्रिप्टो की बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, वो उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना शुरू कर देती है तो उससे भी प्राइस फिर पंप करती है। तो ये पर्सनैलिटीज का भी प्राइसेस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होता है, आपने उसको भी क्लोजली वॉच करना होता है। उसके अलावा जी पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल मार्केट में एक प्राइवेसी कॉइन्स है। आज अगर हुकूमतें क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की तरफ जाती हैं तो वो कहती हैं यार ये जितनी प्राइवेसी कॉइन्स हैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो सारी एक्सचेंजेस को वो कहती हैं कि भाई अगर आपने हमारी कंट्री में ट्रेडिंग की सर्विसेज देनी है तो प्राइवेसी कॉइन्स को डीलिस्ट करो। अगर प्राइवेसी कॉइन्स डीलिस्ट हो जाते हैं जैसे कि मोनेरो वगैरह, तो वो तो प्राइस डंप हो जाएगी। तो इस वजह से आप अगर किसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है या पॉलिटिकली कोई सपोर्ट हो सकती है, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई और कंट्री जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देती है तो वो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन की बजाय पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस अडॉप्शन आ जाती है तो उससे प्राइस बीटीसी की पंप करेगी। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं। मैं चाहता हूं आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है प्राइस को आप क्लोजली वॉच करनी है तो ये जहां दीगर फैक्टर्स को आप वॉच करते हैं इन फैक्टर्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आगे चंद एक इंफॉर्मेशन शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। आपको मैंने बताया था कि इस माह के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि कार्डानो के ऊपर नया अपग्रेड होना है जिसको वेसल अपग्रेड बोलते हैं।
उस हवाले से कार्डानो की टीम ने एक पूरा थ्रेड जो है वो जारी किया। मैं यहाँ पे रीट्वीट कर देता हूँ ताकि आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो इनके सारे थ्रेड को कंप्लीटली आप जो है वो स्टडी कर सके। अभी इन्होंने रिसेंटली अपने जो नोड्स हैं, नोड्स कार्डानो नोड को अपग्रेड किया है, ये सक्सेसफुल हुआ है। और उसके बाद ऑब्वियसली वेसल अपग्रेड से पहले के कुछ टेस्ट वगैरह थे, कुछ अपग्रेड से, उन अपग्रेड्स में से एक ये कार्डानो नोड अपग्रेड था जो कि सक्सेसफुल हो गया। आइंदा आने वाले दिनों में अगर वेसल अपग्रेड हो जाता है तो मेरा मानना यह है कि इसकी प्राइस को पंप करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो साबका अपग्रेड्स हुए थे जिसमें कार्डानो के ऊपर जब फॉर द फर्स्ट टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला अपग्रेड हुआ था उसके बाद प्राइस पंप करने की बजाय मार्केट डंप हुई, बल्कि उसके बाद, उस इवेंट के बाद कार्डानो की प्राइस नीचे से नीचे जाती जा रही है। आप में से बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ मिलकर कार्डानो पे इन्वेस्टमेंट की होगी वो तो इस बात के लाजमी गवाह होंगे। अभी ये जो वेसल अपग्रेड होगा, नोबडी नोस के क्या वेसल अपग्रेड के बाद भी इसकी प्राइस डंप करेगी या नहीं। मेरा ख्याल है जितना इसने डंप करना था वो कर लिया, अब तो इसको यहां से पंप करना चाहिए। चार्ट पे अगर देखा जाए तो जो 200 की वीकली मूविंग एवरेज है प्राइस उसके भी नीचे ट्रेड हो रही है। 200 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है प्राइस उसके भी नीचे ट्रेड हो रही है। टेक्निकली प्राइस जो है जब तक इन दोनों लाइनों को ब्रेक नहीं करेगी उस वक्त तक प्राइस जो है वो ऊपर जाना उसका मुश्किल लगता है। अच्छा, इसके अलावा नेक्सो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पिछले दिनों जब कोई सारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो थे उनकी स्टेबिलिटी का इशू बना हुआ था, लग रहा था कि सारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो क्रैश हो जाएंगे। उनमें नेक्सो के बारे में भी मैंने आपको मैंने कहा था कि नेक्सो में अगर आपके फंड्स पड़े हैं तो वो निकाल लें। उसके बाद नेक्सो की से ने अपनी अनाउंसमेंट की कि भाई हमारे जो फंड्स हैं वो फंड्स बिल्कुल सिक्योर हैं और हमारे जो यूजर्स हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी उनके फाउंडर से मुतल्लिक मार्केट में एक फट क्रिएट की जा रही है। ये एक ट्विटर अकाउंट है ओटेरियो के नाम पे। इन्होंने कहा कि जो नेक्सो के फाउंडर हैं और उनकी फैमिली जो है, जो चैरिटी में जो उनके फंड्स हैं उन फंड्स को यूज करके उनका मिस यूज कर रहे हैं। तो उस हवाले से नेक्सो से मुतल्लिक गो के नेक्सो ने कहा है कि हम इस ट्विटर अकाउंट का जो ऑनर है, होल्डर्स है, उसके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन लेंगे। लेट्स सी वो लेते हैं या नहीं, लेकिन आपने इस हवाले से लाजमी अपने आप को अपडेट रखना है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नेक्सो प्लेटफॉर्म है तकरीबन $12 बिलियन का इसके पास सरमाया है। और अगर ये जो फंड है ये थोड़ी जड़ पकड़ता है तो नेक्सो, ना सिर्फ नेक्सो जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है बल्कि उसका इम्पैक्ट मार्केट की दीगर प्राइसेस के ऊपर भी, जब बिलियन डॉलर का एकदम लिक्विडिटी मार्केट से निकलेगी तो मार्केट को इम्पैक्ट हो सकता है। ये ऐसा होता है या नहीं, ये सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होगा। अच्छा, लीडो फाइनेंस ने, आपको याद होगा जहां जब मैं आपको, मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता पहले मैंने लीडो फाइनेंस के बारे में भी आपको बताया था। जब मैंने आपको बताया कि यार लीडो फाइनेंस पे जब जो इनका लिक्विड स्टेकिंग टोकन है एसटी इथेरियम, जहां पे आप इथेरियम देके अगर 10 इथेरियम देते हैं तो बदले में आपको 10 एसटी इथेरियम मिलते हैं। उन एसटी को आप मजीद किसी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में स्टेक करके वहां से रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त वो सस्ता है। मैं भी एसटी इथेरियम मैंने खरीदने का इरादा किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा था जैसे ही 90 सेंट पे आएगा उस वक्त मैं खरीदूंगा। 90 सेंट कह रहा हूँ, एक इथेरियम के बदले में जब मुझे तकरीबन 1.1 एसटी इथेरियम मिलेगा तब मैं इसमें एंट्री डालूंगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन लीडो फाइनेंस ने अपनी पूरा एक थ्रेड इशू किया, इसको भी मैं रीट्वीट कर रहा हूं ताकि आप इसको स्टडी करें। अगर आप लीडो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, इन्होंने सारा थ्रेड जो है उसमें बताया कि भाई पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते में जो क्राइसिस आया था उस क्राइसिस में कैसे हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसका पूरा इन्होंने प्लान किया है कि पिछले 1 हफ्ते में हमारे जो ग्रोथ है टीवीएल वो भी ग्रोथ बढ़ रही है। ये पूरा मैंने थ्रेड है जो कि मैंने रीट्वीट कर दी, आप चाहें तो इनके थ्रेड को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। पूरे स्टेटिस्टिक्स के साथ वो बात कर रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जो ड्रीम था कि ये जो एसटी इथेरियम है ये नीचे ज्यादा क्रैश करे 0.80 तक भी। कई तो एनालिस्ट ये मार्केट में उसको कह रहे थे कि ये 0.80 तक जा सकता है, यानी एक इथेरियम दे के 1.2 एसटी इथेरियम आपको मिल सकता है। और वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो थे वो कह रहे थे कि हमने वहां से ये एसटी इथेरियम लेना है। खैर ऐसा होता है या नहीं। अच्छा, लीडो का अपना टोकन है। जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो लीडो की प्राइस भी आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे डाउन होती जा रही है। अभी पिछले चंद दिनों में इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन अभी भी ये यूँ समझ लें कि अपने लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि लीडो के अपने टोकन में आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप करना चाहें तो प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा जी,
ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे बुलेटिन में कोई ना कोई क्रिप्टो अडॉप्शन एनएफटी से मुतल्लिक भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। रिसेंट अभी एनएफटी में एंट्री हुई है। टाइम मैगजीन जो है उन्होंने सैंडबॉक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। सैंडबॉक्स आपको पता है मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स में से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, और मैं आपको बता रहा था कि अब यूं लग रहा है कि शायद मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, शायद उनका नैरेटिव जो है, अगर मार्केट बुलिश होती है तो जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है उनकी प्राइसेस भी पंप कर सकती है। तो अभी टाइम मैगजीन ने सैंडबॉक्स के साथ एक तरह का पार्टनरशिप की है। उस पार्टनरशिप में ये टाइम स्क्वायर मेटावर्स के अंदर, सैंडबॉक्स के मेटावर्स के अंदर वो बिल्ड करेंगे। ऑब्वियसली क्यों करेंगे, वो अपने पर्पस के लिए करेंगे, लेकिन इससे सैंडबॉक्स की प्राइस के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। कतर ने भी अपना सीबीडीसी लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, और उनका जो ये सेंट्रल बैंक का जो इनका है गवर्नर शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन साउद, उनकी ओपिनियन मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। कहते हैं दुनिया के सारे जो सेंट्रल बैंक्स है इस वक्त अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं। कल के बुलेटिन में मैंने आपको रशिया का बताया था कि रशिया क्यों सीबीडीसी लॉन्च करना चाहता है, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसमें उसको फैसिलिटी हो। तो वो उसकी भी ओपिनियन यही है, शेख साहब की भी ओपिनियन यह है कि दुनिया के जो बहुत से सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने अपने सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। तो इस वजह से, लेकिन हम जब सीबीडीसी अपना लॉन्च करेंगे तो ओब्वियसली हम इसकी देखेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और साथ आपको पता है कि अगर ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ये अगर अपना सीबीडीसी लॉन्च कर देते हैं तो ये पेट्रो डॉलर का ये जो सिस्टम है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी जकड़ से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अपना सीबीडीसी लॉन्च होगा जब ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स लोग अपने जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने सीबीडीसी के जरिए करेंगे, तो ये जो अमेरिका की हेजमनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लास्ट में जी ये फ्रेंच ब्रांड है, फैशन ब्रांड लोकास्टे, उन्होंने भी एनएफटी की अपनी एक कलेक्शन लॉन्च की है। आपको पता है गुच्ची के बारे में कल मैंने जो आपको वॉच के बारे में बताया, वो जो घड़ी है 50-50 लाख की घड़ी थी, उन्होंने भी अपनी एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की, और साथ उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज के जरिए, सॉरी उन्होंने एनएफटी की कलेक्शन लॉन्च नहीं की थी, जो उन्होंने अपनी सीरीज वॉच की लॉन्च की थी उसमें उन्होंने कस्टमर को कहा कि आप क्रिप्टो करेंसीज के जरिए खरीद सकते हैं। तो ये जो फैशन ब्रांड है लोकास्टे, इन्होंने एफटी की अपनी कलेक्शन जो है वो लॉन्च की है। ये सारी न्यूज़, ये सारे मैसेजेस आपको यही बता रहे हैं कि आने वाला जो दिन है क्रिप्टो मार्केट के लिए, या आने वाला जो वक्त है क्रिप्टो मार्केट का, वो रोशन है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।